सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के सामने कुछ सवाल थे। वो सवाल मैं आपके समक्ष भी प्रस्तुत करूंगा, लेकिन फिर वही चीज, क्या आर्टिकल 370 दोबारा पढ़ना पड़ेगा? क्या जम्मू एंड कश्मीर की प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी? ये सारे के सारे सवाल आप लोगों के मन में आ रहे होंगे, लेकिन आज के बाद बस आर्टिकल 370 डिस्कशन इज ओवर, एटलीस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। जानते हैं कैसे? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं रीच यूपीएससी पर। नया प्लेटफॉर्म, सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाएं और उसी के साथ साथ देखें आर्टिकल 370 क्या अब कभी वापस आ सकता है, या इस पे जो डिबेट है या जो डिस्कशन है, जितनी भी चर्चा हो रही है, क्या वो दोबारा करनी चाहिए? नहीं, ये चीज जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बेयर एक्ट मतलब कानून, संविधान का जो लॉ है, वो लॉ क्या स्टेट करता है, वो प्रोविजंस मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा और उसके बाद विश्लेषण करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले आपको आर्टिकल 370 का एक सब प्रोविजन, आर्टिकल 370 क्लॉज 3 की लैंग्वेज बताते हैं, वो क्या कहती है। लेट्स हैव अ लुक एवरीवन। आइए, आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविजन है, एंड माइंड यू ये लॉ की लैंग्वेज है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। यहां पे लिखा है टेम्पररी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 370 क्लॉज 3 क्या कहता है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल, द प्रेसिडेंट में, जो राष्ट्रपति है, बाय पब्लिक नोटिफिकेशन, यानी कि आपको कोई अमेंडमेंट नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करके डिक्लेयर दैट दिस आर्टिकल ceases to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may specify। यानी राष्ट्रपति के हाथ में पावर दी गई है कि वो इस आर्टिकल को इनऑपरेटिव, यानी कि ना के बराबर घोषित कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट, अब देखिए कंडीशन है, कंडीशन क्या लगाई है? प्रोवाइडेड दैट द रिकमेंडेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, कंस्टिट्यूएंट असेंबली भारत की कंस्टिट्यूएंट असेंबली नहीं, जम्मू एंड कश्मीर की अलग कंस्टिट्यूएंट असेंबली है जिसने जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, ऑफ द स्टेट रेफर्ड टू इन क्लॉज 2 शैल बी नेसेसरी बिफोर द प्रेसिडेंट इशूज सच अ नोटिफिकेशन। यानी जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य की कंस्टिट्यूएंट असेंबली है, जो संविधान लिखने की या फॉर्म करने की जो असेंबली है, अगर वो रिकमेंडेशन देती है राष्ट्रपति को कि आप इस आर्टिकल को हटाएं, तभी यह चीज पॉसिबल है। तो स्टेट की कंस्टिट्यूएंट असेंबली से रिकमेंडेशन जानी चाहिए, राष्ट्रपति उसे हटा देंगे। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया था और 370 इंट्रोड्यूस किया गया था, ये तब का प्रोविजन है। ठीक है जी। इसको मद्देनजर रखते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आया, ऑर्डर में बहुत सारी चीजें आई थी, एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272, 272। ये चीज आई कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, जब 2019 में ये चर्चा चल रही थी और 370 को एब्रोगेट किया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 आया। अब इसमें काफी सारी चीजें थी, लेकिन एक चीज पे आपका ध्यान लाना चाहेंगे। All the provisions of the Constitution, as amended from time to time, shall apply in relation to the state of J&K, and the exceptions and modifications subject to which they shall so apply shall be follows। तो इसमें क्या चीज बोली गई है, ये देखिए। For the purposes of this Constitution as it applies in relation to the state of Jammu and Kashmir, ये इसका है क्लॉज डी। ये कहता है in proviso to clause 3, यानी कि 370 का क्लॉज 3 Constitution, the expression constituent assembly of the state referred to in clause 2 shall read legislative assembly of the state। ये इंटरप्रिटेटिव क्लॉज है, यानी हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली भी मान सकते हैं। ये चीज 2019 में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के पहले इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में सरकार ने जारी करा कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली मान लेंगे। और जब लेजिस्लेटिव असेंबली मान लिया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 273 के तहत उन्होंने आर्टिकल 370 को रिपील कर दिया, या और बेटर वर्ड्स यूज करें, आर्टिकल 370 के इफेक्ट को एब्रोगेट कर दिया, निस्से नाबूद कर दिया। कैसे करा? आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर जो पूरा राज्य है, उसमें
प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ था, क्योंकि 2018 के दिसंबर के महीने में सरकार गिर गई। पीडीपी महबूबा मुफ्ती की जो गवर्नमेंट थी, वो चीफ मिनिस्टर थी, क्योंकि बीजेपी के समर्थन के साथ सरकार बनी थी, बीजेपी ने सपोर्ट खींचा, सरकार गिर गई। जब भी किसी राज्य में सरकार गिरती है तो उसमें गवर्नर्स रूल, प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है। प्रेसिडेंट्स रूल लगता है आर्टिकल 356 की जब तक अगले इलेक्शंस ना हो तब तक प्रेसिडेंट की सरपरस्ती में प्रेसिडेंट के राज्य के अंदर वो चीज आएगी, वो ही एडमिनिस्टर करेंगे। प्रेसिडेंट जो है वो राज्य वो एडमिनिस्टर करते हैं वाया गवर्नर, जो स्टेट के गवर्नर होते हैं। तो प्रेसिडेंट्स रूल, गवर्नर्स रूल वो चीज करते हैं। तो एक तरीके से यह कहा गया कि स्टेट के गवर्नर ने प्रेसिडेंट को बोला कि आप आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दीजिए। अब क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल लागू था तो लेजिस्लेटिव असेंबली थी नहीं। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो गवर्नर ही सरकार ले रहे हैं, और प्रेसिडेंट रूल के तहत प्रेसिडेंट अगर वहां का सब एडमिनिस्टर कर रही है तो एक तरीके से सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट एडमिनिस्टर कर रही है। तो वहां से रिक्वेस्ट आई कि आप इसे हटा दीजिए। प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन जारी करा, ऑर्डर जारी करा, और आर्टिकल 370 के इफेक्ट को हटा दिया गया। देखिए, in the powers conferred by clause 3 of 370 read with clause 1 of 370 of the constitution, president on the recommendation of parliament is pleased to declare that as from the 6th August 2019 all clauses of the said article 370 shall cease to be operative। ये cease to be operative यानी कि 370 ineffective हो जाएगा, except the following which shall read as follows। So उसमें लिखा है as amended from time to time without any modifications or exceptions shall apply to the state of Jammu and Kashmir। और कोई भी चीज आप आगे लेकर आओगे, कोई भी कानून, कोई भी कागजात, कोई भी डिग्री, कुछ भी ट्रीटी वीटी आप आगे चल के प्रस्तुत करोगे, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 273 में प्रस्तुत है। तो ये जो ऑर्डर है ये जारी हुआ था 5 अगस्त 2019 में, जब एकदम से तहलका मचा और ये कहा गया, ये द मोस्ट रेवोल्यूशनरी इंडिपेंडेंट इंडिया का डिसीजन है कि 370 जो है वो एब्रोगेट हो चुका है। अब ये सवाल उठा, ऑब्वियसली ऑपोजिशन चुप नहीं बैठेगा, जेएनके की पॉलिटिकल पार्टीज चुप नहीं बैठेंगी, और पिटिशनर्स कहीं कहीं से निकल कर आएंगे, और वो पिटिशनर्स सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पिटिशन डालेंगे कि इस तरीके से आपने एक पूरा का पूरा संवैधानिक आर्टिकल जो है उसका इफेक्ट खत्म कर दिया बिना किसी अमेंडमेंट के। क्या ये संवैधानिक तौर पे वैलिड है? इज दिस कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट? दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज पोस्ड। तो अब ये सारे के सारे सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करे गए, जिन पे जजमेंट आज आया है, वो कौन सा सवाल है? वेदर आर्टिकल 370 इज टेम्पररी। अब ये सवाल पूछने वाली बात है। अभी मैंने आपको एग्जैक्ट बेयर एक्ट की लैंग्वेज बताई। टेम्पररी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 370 में लिखा है कि ये टेम्पररी है। पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। वेदर सब्स्टिट्यूशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली बाय लेजिस्लेटिव असेंबली यूजिंग आर्टिकल 371D इज वैलिड। क्या इस तरीके से आप इंटरप्रिटेशन डाल सकते हो? क्या ये वैलिड है? वेदर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इज इनवैलिड फॉर लैक ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ जेएनके कंस्टिट्यूएंट असेंबली। अब जब लेजिस्लेटिव असेंबली से आपने रिप्लेस कर दिया, और वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं बैठी थी, वहां तो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, गवर्नर से रिकमेंडेशन आया, तो क्या प्रेसिडेंट का ऑर्डर दिया हुआ वो वैलिड होगा? Whether the presidential rule imposed in December 2018 and subsequent extensions valid। तो ऐसा लग रहा है कि ये प्लान करा कराया प्लॉट, पहले प्रेसिडेंट रूल लगाया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर जारी करा, इंटरप्रिटेटिव क्लॉजेस डाले, और फिर आपने उसे रिपील कर दिया। तो क्या ये सब वैलिड है? वेदर द जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसके बाद जेएनके को दो भागों में बांटा गया, दो यूटीज में, जेएनके यूटी, लद्दाख यूटी, क्या वो वैलिड है? बाइफर्केटिंग द स्टेट इनटू टू यूटीज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड? क्या ऐसा कर सकते हैं? Whether J&K retained an element of sovereignty or internal sovereignty when it joined the Union of India। क्या J&K की जो sovereignty हुआ करती थी, क्या वो अब भी है या नहीं है? क्योंकि J&K के लोग या J&K जो है अपने आप को एक सुपीरियर चीज मानता था कि हम सबसे सुपीरियर है जी, हम ही जमीन खरीद सकते हैं, हम ही यहाँ के रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं, हम ही सब कुछ कर सकते हैं, हमारा अलग संविधान है, अलग झंडा है, अब सब कुछ अलग है। We are different from the other people of the country, hence we are superior। Why? Why are you superior? किस बात की सुपीरियोरिटी चाहिए? आप जो है, आप भारत का ही पार्ट हो ना, भारत के नक्शे के अंदर आते हो ना, भारतीय हो या नहीं हो। कुछ बेवकूफों को छोड़ दो जो अपने आप को जो है मसीहा मानते हैं, उनको छोड़ दीजिए, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं जेनेरिक लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग हो ना, तो ये पॉलिटिशियंस कहां आ गए आप लोगों के मसीहे बन के कि नहीं जी, ये लोग तो जो है यहां का पार्ट नहीं है, यहां के लोग त्रस्त हैं,
यहां के लोगों के पास आइडेंटिटी नहीं है, दे वांट टू डिक्लेयर देमसेल्व्स इनटू अ डिफरेंट कंट्री। तो आज जो बेंच बैठी थी, 5 जजेस की बेंच बैठी थी, उनका जजमेंट आ चुका है। उनका जजमेंट क्या कहता है, लफ्ज ब लफ्ज आपको वो जजमेंट बताया जाएगा और उसका एनालिसिस किया जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ पिटिशनर, जिसने पिटिशन डाली इन सब सवालों के साथ, दैट यूनियन कैन नॉट टेक एक्शंस ऑफ इररिवर्सिबल नेचर, कॉन्सिक्वेंसेज इन द स्टेट ड्यूरिंग प्रेसिडेंशियल रूल इज नॉट एक्सेप्टेड। तो ये जो उन्होंने बोला कि इररिवर्सिबल एक्शन नहीं ले सकते थे, इस पिटिशन को खारिज कर दिया गया। ऐसी आपकी पिटिशन जो है ऐसी आपकी अर्जी मंजूर नहीं करी जाएगी। आर्ग्यूमेंट दैट पार्लियामेंट कैन ओनली हैव द लॉ मेकिंग पावर्स ऑफ द स्टेट व्हेन द प्रेसिडेंशियल रूल इज इन फोर्स इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड। पार्लियामेंट के पास लॉ मेकिंग पावर्स होती है अगर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल जारी हो, 356 लगा हुआ हो। ये तो है, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, दिस इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सारे स्टेट्स के साथ यही होता है। तो जम्मू एंड कश्मीर कुछ अलग है, तो ये चीज ये भी एक्सेप्ट नहीं करी गई, दिस इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड। प्रोक्लेमेशन ऑफ महाराजा, अब देखिए महाराजा हरि सिंह ने कि जिस भी सर्कमस्टांसेस में, जिस भी परिस्थिति में जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा था, ये सन 47-48 की बात है। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करा गया तो उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बाईपास करता है, वो प्राइमरी है। जिस तरीके से और राज्यों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा वैसी जेएनके ने करा, कोई बड़ी बात नहीं है। सो प्रोक्लेमेशन ऑफ महाराजा स्टेटेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन विल सुपरसीड, बिल्कुल ठीक बात है। विद दिस द पैरा ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सीजेस टू एग्जिस्ट, ये चीज खत्म करती है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का जो पैराग्राफ है वो सीज कर जाता है। क्यों सीज करता है आपको बताते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो हर डॉक्यूमेंट को सुपरसीड करेगा, मान लिया। अब क्योंकि आपने खुद एक्सीड करा है यूनियन ऑफ इंडिया को, तो यूनियन ऑफ इंडिया में हर इंसान पे, पूरी लैंड पे संविधान जारी होता है, संविधान लागू होता है, तो संविधान सबसे सुपीरियर हुआ। तो इस पैरा को खारिज कर दो, ये एग्जिस्ट नहीं करता या इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप डिड नॉट इंडिकेट दैट जेएनके रिटेन्ड सॉवरेनिटी, इसके पास सॉवरेनिटी नहीं थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप था। कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप के अनुसार इसके पास कोई सॉवरेनिटी नहीं थी, आज भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। जितनी स्टेट को पावर संविधान के अनुसार मिली है, जैसी बाकी सारे स्टेट्स हैं, बिहार हो गया, यूपी हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, वैसी उतनी ही पावर जेएनके के पास रहेगी। डिफरेंट पावर स्टेटस जो आपको ग्रांट किया, ये है प्रॉब्लम की जड़। डिफरेंट पावर स्टेटस ये बोलेंगे कि और भी राज्यों को दी हुई है। आर्टिकल 371 के तहत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, मणिपुर, मिजोरम एक्सेट्रा, 371A to 371J, तो इसके पास भी होनी चाहिए। सो फ्रॉम दिस टू दिस डज नॉट मीन जेएनके हैज सम इंटरनल सॉवरेनिटी। इसका मतलब ये नहीं कि जेएनके की अपनी इंटरनल सॉवरेनिटी, अपनी इंटरनल पावर्स है, कि जेएनके अपने आप को सुपीरियर मान ले इंडिया से, ऐसा नहीं है। ये भी इंडिया के जो है इंफीरियर है, यूनियन के इंफीरियर है, आप भी इंफीरियर हो, और आपके पास कोई ऐसी सेपरेट ताकत नहीं है कि आप जो मन में आएगा वो करोगे। सो द कोर्ट हेल्ड दैट 370 इज अ टेम्पररी प्रोविजन, बिल्कुल सही बात है, ये एक टेम्पररी प्रोविजन है। सो प्रेसिडेंट्स ऑर्डर CO 273 एब्रोगेटिंग द स्पेशल स्टेटस ऑफ जेएनके इज अपहेल्ड, ये चीज वैलिड है। 370 एक टेम्पररी प्रोविजन है। मीनवाइल जब 370 एप्लीकेबल था तो उसमें चंद्रचूड़ साहब ने क्या बोला, बेंच ने क्या बोला, कि वो एक मीनवाइल अरेंजमेंट था, एक इंटरिम अरेंजमेंट था, इस वजह से उसे टेम्पररी कहा गया था। उसको टेम्पररी इसलिए बनाया गया या मीनवाइल अरेंजमेंट इसलिए दिया गया क्योंकि आपके कुछ स्पेसिफिक इश्यूज थे जिनको रिजॉल्व करने के लिए आपको टाइम दिया गया, और आपको भारत के साथ जोड़ने के लिए, यानी कि जो टर्म यूज करी गई, कॉन्स्टिट्यूशनली इंटीग्रेट करने की पावर दी गई थी, इसलिए आपको स्पेशल स्टेटस दिया था। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट 370 वाज एन इंटरिम अरेंजमेंट ड्यू टू वॉर कंडीशंस इन द स्टेट। खास कंडीशन थी टेक्सचुअल रीडिंग, टेक्सचुअल मतलब जो टेक्स्ट लिखा है उसमें लिखा है ये टेम्पररी प्रोविजन है, मार्जिनल नोट जो नीचे लिखा है उसमें लिखा है टेम्पररी एंड ट्रांजिटरी प्रोविजन है, बिल्कुल सही लिखा है। तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर 370 क्लॉज 3 to issue notification that 370 ceases to exist remains even after the dissolution of the JNK Constituent Assembly. JNK Constituent Assembly तभी डिसॉल्व हो गई कॉन्स्टिट्यूशन बना के 1950s में, 56 या 57 में। उसके बाद 370 का कोई काम नहीं है। 370 की भी रेलेवेंस तब तक थी, अभी तक तो आप ऐश मार रहे थे 70-75 साल से। सो जेएनके कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हुई, उसका डिसोल्यूशन पक्का था, उसके बाद जेएनके कंस्टिट्यूएंट असेंबली का कोई रेलेवेंस नहीं है। तो 370 जो है सीजेस टू एग्जिस्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है।
सो JNK Constituent Assembly a temporary body and recommendation not binding on the president, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 आया था जिसने ये बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली मान लेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने उसी को खारिज कर दिया, उसी को मालाफाइड बोल दिया। उसका कोई लॉजिक नहीं है भाई। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं मान रहे हो तुम, तो उसको लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे मान सकते हो? सिंपल सी बात है, 370 को लेके अगर प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डर जारी करे तो वो ऑर्डर वैलिड होगा, क्योंकि ये एक टेम्पररी प्रोविजन था, एक स्पेसिफिक कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए। सो कंडीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीजेस टू एग्जिस्ट विद इट्स टर्मिनेशन, ये चीज स्पेसिफिकली बोली गई और इसी को लेके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अप्लाई किया गया। भाई आप संविधान से ऊपर कैसे हो सकते हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टेट करा? हिस्टोरिकली आपको अपने स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशनली देश के साथ इंटीग्रेट करना था। सो कॉन्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन वाज नॉट गोइंग ऑन, ये आपने करा ही नहीं। अब ये आपकी गलती है, आपने नहीं करा। ये फारूक अब्दुल्ला के पिताजी फारूक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला क्या कर रहे थे? 70 साल से बैठ के तमाशा देख रहे हो? SC held that all the provisions of the Constitution of India can be applied to JNK using 371D in one go, जो मैंने आपको बताया। सो आपको इसके तहत यू डोंट हैव टू गो थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। बेंच डू नॉट फाइंड द यूज ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर टू इशू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 273 वाज नलिफाइड। तो ये जो है प्रेसिडेंशियल पावर को इशू करने के लिए आपको ये स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं थी। मतलब आपको 272 फिर 273 करने की रिक्वायरमेंट थी, आप ऐसे ही दे सकते थे। यू कुड हैव गिवन इट लाइक दैट ओनली, यू डिड नॉट हैव टू डू दिस। सो इंटरप्रिटेटिव क्लॉज, अब बारी आती है इंटरप्रिटेटिव क्लॉज की 272 की। उसका आपको डिटेल में समझाता हूं, बहुत अच्छा जजमेंट आया है। SC ने क्या बोला? 272 टू द एक्सटेंट ऑफ मॉडिफाइंग 367 इज अल्ट्रा वायरस, यानी कि ये चीज उतनी रेलेवेंट नहीं है। While the change ought to be made by CO, constitutional order appears to be to Article 367, लेकिन ये Article 370 चेंज करता है। Eventually किसको चेंज कर रहा है? Article 370 को चेंज कर रहा है, या 370 की एक चीज को इंटरप्रेट कर रहा है। So it changes the body for recommendation, thus changes are substantive. So interpretation clause cannot be modified to amend article by bypassing the amendment process. अगर आपको कुछ अमेंड करना है तो आप प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर से जाएं, आप एक ऑर्डर पास करके अमेंडमेंट ना करें, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। यानी कि जो प्रेसिडेंट ने करा उस चीज को सुप्रीम कोर्ट गलत मान रहा है, अल्ट्रा वायरस मान रहा है, नेगेटिव मान रहा है। SC therefore held that amendment made to article 370 by taking recourse to 367 is ultra virus, इसको अल्ट्रा वायरस बोल दिया। इंटरप्रिटेटिव क्लॉज कैनॉट बी यूज्ड टू बाईपास, इस चीज को आप यूज नहीं कर सकते बाईपास करने के लिए कोई भी प्रोसेस कि हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। ऐसे तो पर आगे चल के कोई भी सरकार आएगी और वो इंटरप्रिटेशन पे ही चलेगी, ऐसा नहीं हो सकता ना। द स्पेसिफिक राउट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये चीज नहीं हो सकती। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर ही करें, स्पेशल मेजॉरिटी वाला, 50% स्टेट्स वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। सो परमिटिंग सच एन अमेंडमेंट बाय सच अ सररेप्टिशियस मेथड वुड बी डिजास्टर्स। ये चीज जो है ये डिजास्टर्स रहेगी, ये बहुत ज्यादा जो है नेगेटिव रहेगी। दिस हैज बीन स्टेटस, ये चीज नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल सही बोला। यानी कि 272 जो अमेंडमेंट ऑर्डर जारी हुआ है was bad in law, however the same objective was achieved by 373। 373 में लिखा है टेम्पररी प्रोविजन है, and thus the CO 273 is valid। तो आपको 272 पास करके 273 पे जाने की जरूरत नहीं थी, आप 273 डायरेक्टली भी करते तो भी वो वैलिड माना जाता। तो ये तो पहली चीज एड्रेस करी, पहली या मतलब जितने भी क्वेश्चन है वो एड्रेस करें। अब आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे कि आपने उन दो राज्य बनाए, 2 यूटीज बनाई, आपने 2 यूटीज बनाई एक राज्य से, क्या वो संवैधानिक तौर पे वैलिड है? इज दैट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड? सो वैलिड ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू सी। क्या ये चीज कर सकते हो? इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड जो है आपको रिस्टोर करना पड़ेगा, यानी कि JNK को आपको स्टेट बनाना पड़ेगा, चाहे अभी चाहे आगे चल के कभी। इस चीज को लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन दी है 30 सितंबर की, कि उसके पहले आप बताएं कि आप किस तरीके से इलेक्शंस करवाएंगे। स्टेटहुड कब होगा ये नहीं बताया, स्टेटहुड जो है होना चाहिए। और दूसरी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बोला गया वो ये था कि एक स्टेट से एक एरिया को काफ करके आप एक यूटी बना सकते हो, जो यूटी ऑफ लद्दाख माना जाएगा। So the reorganization of Ladakh as a UT is upheld as Article 3 allows a portion of state to be made into a UT। एक राज्य का एक पोर्शन यूटी बन सकता है। The question whether Parliament can convert a state into a UT is left open।
स्टेट को यूटी में कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये ओपन सवाल है, ये चीज बोली गई। सो सेंटर assured that statehood of J&K will be restored and the status of UT was temporary, ये स्टेट सेंटर ने बोला है। और सुप्रीम कोर्ट डोंट फाइंड इट नेसेसरी टू डिटरमिन वेदर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेके इनटू यूटी इज वैलिड और नॉट, इनको ये चीज नहीं लगा। तो ये बोला गया कि वो स्टेट बनेगा, ये सेंटर ने बोला यानी सरकार ने बोला है, और सुप्रीम कोर्ट ने वो चीज अपहोल्ड करी। तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि आज के जजमेंट से हम कंक्लूड कर सकते हैं, आइए आपको ये चीज बताते हैं। सबसे पहली चीज है, जम्मू एंड कश्मीर कोई अल्फा स्टेट नहीं है कि हमारी तो जी अपनी सॉवरेनिटी है, हम अपनी पावर्स यूज करेंगे, हमें एक स्पेशल स्टेटस चाहिए, हम क्यों भाई, क्यों चाहिए, कौन हो आप? तो आपकी कोई इंटरनल सॉवरेनिटी नहीं है, यू डोंट हैव एनी इंटरनल सॉवरेनिटी, यू डोंट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सॉवरेनिटी। 370 वाज अ फीचर ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, जो आपको जबरदस्ती दिया गया था या एक कंडीशन को पूरा करने के लिए दिया गया था, उसको हटाने की कोशिश कभी नहीं करी गई। सो इट वाज नॉट सॉवरेनिटी, इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म की बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में आपकी थोड़ी ज्यादा पावर्स थी, बस। एक्सरसाइज ऑफ प्रेसिडेंट्स पावर आफ्टर द प्रोक्लेमेशन आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, कि वो कैसे करा है, जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन हो सकता है, लेकिन वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कैसे कर दिया, जो किया है उसमें आप चेंजेस करवा सकते हो कि ये ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वो अलग चीज है, दैट इज जुडिशियल रिव्यू, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू नहीं होगा उस पर। So the power of parliament under 356(1) to exercise powers on behalf of state assembly is not restricted to law making powers. Law making powers भी हैं, orders भी जारी हो सकते हैं। अब भाई तुम्हारे पास स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल स्टेटस था, तो प्रेसिडेंट के को भी लेकर प्रेसिडेंट के तुम्हारे मुतल्लिक भी स्पेशल पावर्स होंगी, ये भी सीधी बात है। तो 370 इज अ टेम्पररी पावर, सबसे पहले ही दिमाग में ये घुसाना पड़ेगा, और टेम्पररी की कोई लिमिट होती है, पूरी जिंदगी टेम्पररी लेके चलो, ये बकवास है। So para 2 of 272 amending article 367 is ultra virus because it modifies 370, तो ये खारिज कर दिया, यानी कि ये सेंटर द्वारा लिया गया एक्शन खारिज किया, ये बहुत बड़ा स्टेप है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है, दिस इज गुड। एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द प्रेसिडेंट अंडर 371D इज नॉट मैलिफाइड, प्रेसिडेंट डिड नॉट हैव टू टेक कॉन्करेंस ऑफ स्टेट, आपको स्टेट से पूछने की जरूरत नहीं थी, आप ऑर्डर ऐसे भी जारी करते तो भी वो वैलिड होता, कहने का मतलब यह है। तो प्रेसिडेंट हैज द पावर टू इशू नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग दैट 370 सीजेस टू ऑपरेट विदाउट अ रिकमेंडेशन ऑफ J&K कंस्टिट्यूएंट असेंबली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये खुद टेम्पररी बॉडी थी। इट इज अ कल्मिनेशन ऑफ एन इंटीग्रेशन प्रोसेस, इंटीग्रेट हो गया है, अब इसको आप खत्म करें। सो एससी ऑर्डर्स ECI इलेक्शन कमीशन को बोला गया है कि 30 सितंबर से पहले आप जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, क्योंकि वो अभी यूटी है, आप इलेक्शंस करवाएं, या एटलीस्ट इलेक्शन का शेड्यूल दें, और उसके बाद आप उसका स्टेटहुड रेस्टोर करें कि वो कब राज्य बनेगा। ये एक अलग चीज स्टेट करी गई है। अब वो स्टेट कब बने, 2 महीने, 6 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल, नहीं पता, लेकिन इलेक्शंस आप जरूर करवाइए। जो 5 जजेस की बेंच थी उसमें से एक सज्जन है जिनका नाम है जस्टिस कौल, वो जम्मू एंड कश्मीर से ही है। उनका एक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन ये है कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएटरी कमीशन आप बनाएं, बी सेट अप टू इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट ऑन द ह्यूमन राइट्स वायलेशन बाय बोथ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स कैरिड आउट सिंस 1980s। तो आप इसके लिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन का बनाए जिनके खिलाफ अत्याचार हुए हैं 370 के चलते, सो उनके लिए आप रिपोर्ट बनाए, जिन जिन लोगों ने, चाहे वो कश्मीरी ब्राह्मण हो या कोई हो, तो यू हैव टू स्टडी दैट, गिव एग्जांपल ऑफ साउथ अफ्रीका इन व्हाट हैज टेकन प्लेस, क्या चीज हुई है। बहुत अहम मुद्दा है और वो ये है कि क्या आर्टिकल 370 इसके बाद कभी रिस्टोर हो सकता है। भाई जिस तरीके से आपने आर्टिकल 370 को हटाया, क्या उस तरीके से आर्टिकल 370 आगे चल के वापस लाया जा सकता है? कल को कांग्रेस की सरकार आई या कोई और सरकार आई, वो बैठ गए हम तो 370 को वापस लाएंगे जी, क्या आप 370 को वापस ला सकते हो? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैन 370 बी रिस्टोर्ड बाय द ऑपोजिशन इफ इट कम्स टू पावर बाय द कांग्रेस पार्टी? नो, इट कैनॉट बी। सो 370 was done through provision of 373, जो मैं आपको बता चुका हूं। This decision is upheld by Supreme Court कि ये जो चीज है ये हुई है। The same 373 does not exist any longer. वो जो आर्टिकल है जो स्पेशल स्टेटस देता था 373 का, वो आर्टिकल अब एग्जिस्ट, वो क्लॉज अब एग्जिस्ट नहीं करता। सो नो फ्यूचर गवर्नमेंट कैन ब्रिंग बैक 370 बाय द सिंपल रूट कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास हुआ, जैसे जब लाया गया था तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास हुआ और आपने 370 को जो है
वो इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब दोबारा एक ऑर्डर पास करके आप 370 को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। नाउ इट इज नॉट दैट सिंपल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज अपहोल्ड करी है कि सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से आप इंटरप्रिटेशन बदल नहीं सकते, तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से आप दोबारा यह क्लॉज इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते कि एक स्टेट को स्पेशल स्टेटस मिलेगा। उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर यानी कि 2/3 मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए, तभी वो चीज हो सकती है। सो कंसेंट ऑफ 50% ऑफ स्टेट्स एज द मैटर इज रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशंस और 2/3 मेजॉरिटी। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस करवा के देख लो, जब हो जाए तो दोबारा स्पेशल स्टेटस दे देना। सो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर इंडियन पॉलिटी। नेवर से नेवर है, लेकिन देखते हैं ये चीज कब होती है। हो सकता है अगले 30, 40, 50 साल ये पॉसिबल ना हो, और अगर 50 साल बाद भी अगर ये चीज पॉसिबल हो तो उस टाइम पर हर राज्य चाहेगा कि हमें स्पेशल स्टेटस मिले। बिहार बोलेगा हम क्यों नहीं, तेलंगाना बोलेगा हम क्यों नहीं, तमिलनाडु बोलेगा हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं, करते करते सबको स्पेशल स्टेटस दिया जाना चाहिए, और वो चीज जो है वो कभी नहीं हो पाएगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।